स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे क्लास 7th की एनसीईआरटी जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 है। और हमने उसमें अभी तक 5 लेसन्स, ठीक है, 5 लेसन्स हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे। जितने भी व्यूअर्स नए इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने पिछले लेसन्स को नहीं देखा तो ज़रूर से आप उनको सुन लीजिएगा। और क्लास 6 की एनसीईआरटी में मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, क्लास 11th की भी कंप्लीट करवा दी थी। तो क्लास 7 की हमारी एनसीईआरटी चल रही है और आज हम जो है इकाई 4 में डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 की, ठीक है, लेसन नंबर 6, और वो होगा संचार माध्यमों के बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स कि संचार माध्यमों को आज हम समझेंगे। तो देखिए क्या कहता है। और मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हम जो है चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, गौर से सुनेगा। संचार माध्यमों को आज हम समझने वाले हैं। और देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि संचार माध्यमों को समझना। अब देखो टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। हमसे पूछता है कि अगर आप टीवी देखते हैं तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो अगर आप सुनते हैं तो रेडियो पे आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, गाने या जो एफएम वगैरह। आप फिर कहता है प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं या इंटरनेट पर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक्टिव रहते हैं, तो आपको उसमें क्या अच्छा लगता है। क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी मित्रों हमसे पूछता है कि ऐसा वो जो शब्द है, यानी ऐसा वो कौन सा वर्ड है जिसको कि हम जो है चाहे टीवी हो या अखबार हो या इंटरनेट हो या रेडियो, तो उन सभी के लिए हम जो उस शब्द का उपयोग करते हैं, और वो मित्रों शब्द है क्या, मीडिया, यानी माध्यम है। आगे देखो क्या कहता है, ये शब्द है मीडिया, ठीक है। तो उस शब्द के बारे में हम जो है हमसे जो है इसने चर्चा करी। और क्या कहता है, देखो ये शब्द जो है मीडिया है। आगे कहता है इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे आप हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। यानी हमसे पूछता है कि हम इस अध्याय में जानेंगे कि आखिर मीडिया जो है कैसे काम करता है, और विस्तार से हम जो उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कि आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो। तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखो चर्चा करते हैं। और कहता है कि स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। पहले हमने चर्चा कर ली इसकी। आगे देखो क्या कहता है, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से हैं जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सीधी सी बात है मित्रों कि मीडिया का मतलब माध्यम। अगर हमें जो है किसी भी चीज़ को अगर कहीं भी हमें जो सर्कुलेट करना है या कहीं भी हमें उसको जो है उस चीज़ को पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे, मीडिया का जो हम उपयोग करेंगे, ठीक है। और आगे देखो क्या कहता है, आगे फ्रेंड्स ये कहता है, आगे कह रहा है कि मीडिया का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है, ठीक है। और कहता है टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम मास मीडिया भी कहते हैं। कितनी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई जा रही है। और क्या कहता है देखो कि टीवी हो या रेडियो और संचार के माध्यम जितने भी हैं, तो इनकी पहुँच जो है लाखों लोगों तक होती है, ठीक है, यानी लाखों करोड़ों लोगों तक। अगर किसी भी हमें चाहे कोई भी प्रकार की जैसे न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ को अगर सर्कुलेट करना है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर करोड़ों लोगों तक, मिलियंस लोगों तक वो जो है उसमें न्यूज़ जो होती है उसमें व्यू आ जाते हैं और वो जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है। तो यही बात कह रहा है कि देश और विदेश के जनसमूहों तक मीडिया होता है, उसकी जो है पहुंच होती है। तो इसी कारण से हम जिसको जो है जनसंचार का माध्यम यानी मास मीडिया भी कहते हैं। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है संचार माध्यम और उसकी तकनीकों के बारे में अब जो है हम चर्चा करने वाले हैं कि संचार के माध्यम के लिए हम जो कौन कौन सी टेक्निक का जो है हम उपयोग करते हैं। तो देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, संचार माध्यम और उसके तकनीक आपके लिए संभवतः
संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा। बिल्कुल सही बात है। संचार के अगर माध्यम नहीं हो तो आज जो है मोबाइल ही देख लीजिए आप, कितनी उसकी जो हमारे जीवन में उपयोगिता है। मोबाइल के बिना जो है व्यक्ति आज जो है बेचैन रहता है, भले खाना वो उसको नहीं मिले लेकिन मोबाइल उसके पास जरूर होना चाहिए। लेकिन आगे कहता है केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए। आगे कहता है कि इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि जो संचार क्रांति जो आई, ठीक है, तो संचार क्रांति इतनी तेज़ी से फैली है कि बदलती रहती है वो, ठीक है, मतलब दिनों दिन प्रतिदिन दिन दूनी और रात चौगनी वो जो है बदलती रहती है। नए नए उसमें जो है रिसर्च होती रहती है और इसी प्रकार से ये जो है परिवर्तन उसमें जो है आते रहते हैं। और हमसे आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है कि अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? यानी ये कह रहा है कि समाचार जो पत्र होते हैं उन पत्रों को जो है मित्रों हम जो है प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। यानी प्रिंट मीडिया हम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छपते हैं, प्रिंट होते हैं और प्रिंट के कारण ही हम उनको जो है समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम कहते हैं। और फिर देखो फ्रेंड्स आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है कि आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक से संबंधित है। यानी जिस टेक्निक का हम उसमें उपयोग कर रहे हैं, जिस भी समाचार को हम सर्कुलेट करने में, तो जैसी तकनीक उसी तकनीक के नाम पर हमने उसका नाम दे दिया। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली और आज भी बदलती जा रही है। नेक्स्ट क्या कहता है? ये कह रहा है मित्रों कि जनसंचार के जो माध्यम है उनकी तकनीक मित्रों दिनों दिन बदलती जा रही है और आज भी जो बदल रही है और किस प्रकार उसने पहले भी बदला है। तो इधर देखो क्या कहता है। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, यानी बाइबल की बात कर रहे हैं कि बाइबल की छपाई की यहाँ पे बात कर रहा है कि बाइबल का जो पहला पन्ना उसकी छपाई कर रहे हैं गुटेनबर्ग। और आगे देखो यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ बाइबल की जो है छपाई हो रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। यानी सीधी सी बात है मित्रों, टीवी जो है हम में से ज़्यादातर लोग, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है ब्लैक एंड वाइट वाले टीवी चला करती थी। आज तो मित्रों बड़ी बड़ी एलईडी, ठीक है, एलसीडी और बड़ी बड़ी जो है स्क्रीन टीवी आने लग गई है। लेकिन मैं मेरी बात बताऊं तो हमने भी जो है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जो है टीवी आती थी पहले क्राउन की, तो वो हमें जो है उसको देखा है। और यही कह रहा है कि पहले जो है टीवी नहीं थी तो पहले रेडियो सुनते थे लोग, टीवी से पहले रेडियो लोग सुनते थे। उनसे पूछे आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया और केबल टीवी कब शुरू हुआ। आगे क्या कहता है। आगे कहता है फ्रेंड्स कि आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं? बहुत ही होंगे मित्रों इंटरनेट का प्रयोग करने वाले। तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन की जो है उपलब्धता है। तो सभी लोग जो है आजकल जो होते हैं वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाओ जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिन्हें बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। तो आगे फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से मित्रों चर्चा कर ली थी। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए हम ऐसी तकनीक, ठीक है, ऐसी तकनीक हम लेकर के आते हैं और बड़ी बड़ी जो है मशीनों का उपयोग करते हैं जिनमें जो अत्याधुनिक सुख सुविधाएँ हैं, तो उससे क्या होता है मित्रों कि वो हाई लेवल की तकनीक जो है हो जाती है। और उस हाई लेवल की तकनीक होने के कारण जो है अधिकतर लोगों तक वो पहुंच सकती है। और ज़्यादातर जो है उस वीडियो वगैरह कोई भी हो, कोई सूचना है तो उसमें ज़्यादातर व्यूज आने लगते हैं। और नेक्स्ट क्या कहता है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह है हमारे जीवन के बारे में क्या कहता है मित्रों कि यह है हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के क्या कहता है फ्रेंड्स, आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है।
और आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। यानी हमारे पास टेलीविज़न है तो हम जो है देश विदेश की जितनी भी जो है मित्रों, देश विदेश की जितनी भी अगर कोई सूचनाएं हैं तो उन सूचनाओं को हम जो देखने लगते हैं और हम जो है ये समझने लगते हैं कि हम जो है विश्व समाज का सदस्य हैं। और हमारे देश से संबंधित अगर कोई सूचना है तो कोई अन्य लोग देखते हैं, अन्य देश के लोग देखते हैं, तो एक विश्व समाज बन गया। और आगे कहता है कि टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। यानी क्या करा है कि सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है, बड़ी बड़ी सैटेलाइट जो हमारे उपग्रह हैं, संचार के माध्यम हैं, तो उनके माध्यम से जो हम सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं और जो हमारे समाचार हैं, जितनी भी न्यूज़ सूचनाएँ हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम हों, तो वो जो भी सूचनाएं हैं वो हम देख पाते हैं। आगे कहता है कि आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान और यूएसए के होते हैं। यानी टीवी पर जितने भी हम ज़्यादातर लोग बच्चे जो होते हैं मित्रों, आजकल बच्चों में ये फैशन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो टीवी देख रहे हैं तो वो ज़्यादातर कार्टून चैनल ही देखते हैं। और देखो आगे क्या कहता है, ये कह रहा है कि जितने भी कार्टून के चैनल होते हैं वो ज़्यादातर कार्टून के यानी कार्टून के जो प्रोग्राम होते हैं वो यूएसए और जापान के होते हैं। अब कहता है कि अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत ही पास ला दिया। यानी आज जो है मित्रों, टेलीविज़न ने ये कह रहा है कि टेलीविज़न जो संचार का माध्यम है, तो उसने क्या किया है कि लोगों को, ठीक है, अपने आसपास, अपने समाज में, ठीक है, अपने देश विदेश में और सभी जगह अगर क्या क्या चल रहा है तो उन सभी के बारे में जो है समाज ने जो है एक नई दिशा दी है और नए लोगों में उसको संचार का माध्यम भी बनाया है। और आगे देखो क्या कहता है, तो आगे देखो यहाँ पे हम टाइपराइटर की थोड़ी चर्चा कर लें। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यानी कह रहा है कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया तो पत्रकारिता जो है, तो उसके जो है किसी प्रकार से में कोई लेटर टाइप करना है तो उसमें जो एक बड़ा बदलाव, एक जन क्रांति उसने लाई है। और आगे देखो क्या कहता है, संचार माध्यम और धन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो संचार का माध्यम और धन के बारे में देखो क्या कहता है। संचार माध्यम और धन, जनसंचार और उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती है। बिल्कुल सही बात है मित्रों, अत्याधुनिक ये तकनीकें होती हैं, टेक्निक बहुत हाई लेवल की होती है, तो अत्यंत जो है यानी बहुत इसमें खर्चा आता है। और आज आपने भी देखा होगा कि अगर आजकल वीडियो बनती है तो एचडी क्वालिटी में जो है, यानी एचडी क्वालिटी में वीडियो बनने लग गई है। 2160 मेगापिक्सल में भी आजकल वीडियो आपको अवेलेबल होती है। यूट्यूब चैनल पर भी होती है और जितने भी न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं तो उन पर भी जो है आजकल हमें वीडियो देखने को हाई लेवल की मिलती है। और कहता है जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, प्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है मित्रों। बहुत क्या करा है, तकनीक जो है वो महंगी हो गई है आजकल। और साथ ही साथ कहता है कि जितने भी इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स जितना भी हम उसमें उपयोग करते हैं तो वो महंगे होते हैं। और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए जो है माइक्रोफोन है, ठीक है, और कैमरा आजकल बहुत महंगे महंगे 4-4, 5-5 लाख के तक जो है आपको मित्रों कैमरे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्या कहता है कि समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। यानी जो हमारा जनसंचार का माध्यम है तो उसके लिए कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में तो खर्चा आएगा ही, साथ ही साथ जितने सॉफ्टवेयर वगैरह हुए, इसके अलावा जितने जो है कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं तो उसमें जो है बहुत से एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो है हम सैलरी भी देते हैं। तो उस कारण से में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आने लगता है। और इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने कभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। और कहता है कि परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यानी मित्रों आजकल आपने भी देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से जो है खबरें जो होती है वो तुरंत फैल जाती है। और बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं, चाहे हम जो है आज तक की बात कर लें तो बहुत बड़ा इनका जो है नेटवर्क बन गया है। और इनके जो एंकर वगैरह होते हैं तो उनको जो है मित्रों करोड़ों में सैलरी मिलती है। यानी बहुत बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए। और आपने जो है
देखा हो तो इनमें जो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, जो विज्ञापन होते हैं वो भी आते हैं बीच बीच में। इसके अलावा जो है स्क्रीन पर भी विज्ञापन आते हैं। तो बहुत बड़े प्रतिष्ठान हो गए और एक जनसंचार का माध्यम और एक कमाई का जरिया भी वे बन गए हैं। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि यह यंत्र, इस यंत्र की मित्रों हम बात कर रहे हैं, तो कहता है कि टेलीवाइजर टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल्बर्ट, यानी इन्होंने इसका आविष्कार किया और ये अपने इस आविष्कार के सामने बैठे। कह रहे हैं कि इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कहता है ये नेक्स्ट, क्या कहता है देखो सुनिए। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। यह तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का भी है। मित्रों मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि विज्ञापन भी जो है मित्रों आपने जो है टीवी चैनल्स में देखा होगा, और जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि आपने ध्यान दिया होगा। अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, और विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। यानी वही जो मैंने आपको बात की थी, क्या कि ये जो विज्ञापन है वो एक कमाई का जरिया भी मित्रों बन गए हैं। यानी ये जो चैनल हैं, ये चैनल कमाई का जरिया बन गए हैं। और देखो यहाँ पे देखो आगे नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है आगे, यहाँ पे देखो कि कुछ क्रियाकलाप की बात कर रहा है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट करते हैं। और देखो हम जो बात कर रहे थे कि एक जो चैनल होता है तो उसमें एक व्यक्ति जो हमारा एंकर होता है तो वही नहीं होता, साथ ही साथ उसमें जो बहुत से कर्मचारी होते हैं, तो उन्हीं कर्मचारी के मित्रों यहाँ पे बात कर रहा है कि बहुत से यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं और कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और साथ ही साथ सामने आप देखिए कि कितनी यहाँ पे एलईडी भी लगी हुई है। और नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, संचार माध्यम और लोकतंत्र की अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस तरह काम कर रही है। यानी संचार के माध्यम से हम जो जनता से उनका काम का जवाब मांगते हैं, और यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी आपने भी देखा होगा कि संसद की हमारी जो कार्रवाई चलती है आजकल सीधी राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से। ठीक है, अभी तो इन दोनों चैनलों को मर्ज कर दिया है, तो हम जो है उस जो कार्यक्रम की कार्रवाई जो है उसको देख सकते हैं। यानी संसद में क्या चल रहा है, कोई उठापटक नहीं हो रही। ठीक है, कौन कौन से जो है मंत्री किसका जवाब दे रहे हैं, तो वे सभी आज हम उसको देख सकते हैं। और आगे देखो क्या कहता है, आगे फ्रेंड्स कहता है कि यदि लोग चाहे तो इनकी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात मैंने की कि अगर मान लीजिए गलत हो रहा है तो वे उसकी आग्रह करके मंत्री से जवाब भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का आखिर अर्थ क्या होता है। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमें कोई सूचना मिल रही है तो वो सूचना जो है मित्रों सूचना संतुलित होनी चाहिए, और उसी की हम जो है आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दो समाचारों पत्रों की, यानी दो समाचार की यहाँ कटिंग दी जा रही है, तो उसकी जो है हम पहले फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया की है एक इंडिया डेली की रिपोर्ट है। क्या कहता है, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। यानी जो कारखाने, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं या जितनी भी इंडस्ट्री हैं, तो वो जितना भी पॉल्यूशन फैलाती है, तो उस पॉल्यूशन के विरोध में जो जनता ने जो है विरोध अपना किया है और चक्का जाम कर दिया। ठीक है, तो यातायात उससे रुक गया है। ठीक, तो क्या करा देखो सुनिएगा, कारखानों के मालिकों और, ठीक है, तो इसका थोड़ा मैं जूम करता हूँ और देखो क्या कहता है कि कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहा है मित्रों,
कि मालिक और मजदूरों के हिंसक विरोध ने क्या किया, चक्का जाम कर दिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि कारखाना मालिक और मजदूर जो है सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यानी जो फैक्ट्री, जो कारखाने हैं, वो जो प्रदूषण फैला रहे थे, तो सरकार ने क्या किया, उनको जो है उन पर बैन लगा दिया, यानी उनको सील कर दिया। तो जो वहाँ के काम करने वाले जो मालिक है, यानी जो मजदूर हैं, इसके अलावा जो कारखाने के जो मालिक है, वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने जो है चक्का जाम भी किया है। और आगे देखो क्या कहता है, यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी। यानी मित्रों, इसमें जो है सरकार की गलती नहीं है, यानी जो वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो मालिक है जो फैक्ट्रियों के, उनको पता था कि हमारी जो फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी है, ठीक है, इलीगल, अवैध हम जो है इन फैक्ट्रियों को चला रहे हैं। तो उस कारण से जो मित्रों उनको पता था, फिर भी वो अपनी फैक्ट्री चला रहे थे और पोल्यूशन पैदा कर रहे थे। और आगे कहता है कि इन इकाइयों को बंद होने से क्या करा है, इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। यानी एक जो व्यापारिक हब है, व्यापारिक सेंटर के रूप में स्थापित हो जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने पर क्या करा है मित्रों, कि कह रहा है विरोध करने पर कारखानों के मालिकों व कामगार को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी अगर वो विरोध कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उनको जो है दूसरी जगह अपनी फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए। और दूसरे समाचार पत्र की हम जो है मित्रों चर्चा कर रहे हैं, क्या करा, देखो कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। और क्या कहता है, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। यानी शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों, ठीक है, 1 लाख कारखाने जो है बंद हो गए, तो उसके होने से जो गंभीर समस्या हो सकती है। और सोमवार को हजारों कारखाना मालिक क्या किया उन्होंने, कि कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध करने के लिए वो सड़कों पर आ गए। और आगे कहता है कि उन्होंने, आगे कहता है फ्रेंड्स कि उन्होंने कहा इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। और उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि गलती हमारी नहीं है, कारखाना मालिक जो है वो कह रहे हैं गलती हमारी नहीं है, क्योंकि जो नगर निगम पे, ठीक है, जो नगर निगम है उन्होंने जो है आवासीय क्षेत्रों में हमको जो है परमिशन दे दी। किसकी, हमें जो है परमिशन दी उन्होंने कारखाने लगाने की। और आगे फ्रेंड्स कहता है, आगे कह रहा है कि उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, ठीक है, एक कारखाना का जो मालिक है उसने क्या करा है, वो कहा है कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ। यानी मित्रों सरकार उनको जो पुनर्स्थापन के लिए जो है नई ज़मीन अलॉट भी कर रही है, लेकिन कारखाने के जो मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें ज़मीनें दी जा रही हैं तो उन ज़मीनों पर जो है, यानी वहाँ आसपास में जो है विकास, वो जो एरिया है वो एरिया विकास का नहीं है और वहाँ पे जो है सुख सुविधाएँ भी नहीं है, तो हमारा जो व्यवसाय है वो वहाँ पे ठप पड़ सकता है। नेक्स्ट देखो, आगे हम अब चर्चा कर रहे हैं, क्या कहता है, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष से जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती। आगे कहता है कि उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना, आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करना। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। यानी मित्रों संतुलित समाचार की यहाँ पे हमसे बात कर रहा है कि कह रहा है कि न्यूज़ ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा कि विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती है, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, प्रदूषण फैलाते रहना उनके मन में बुरी छवि अंकित करता है। जबकि इंडिया डेली जो हमने पढ़ा उसमें जो है ये कह रहा है कि कारखाने बंद होने पर जो है लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, उनका जो है सुख चैन छिन जाएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती हो, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी मित्रों हमें जो है यहाँ पे संतुलित जो है चर्चा की हमसे बात कर रहा है।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या कहता है, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना समाचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र समाचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, उसमें क्या सम्मिलित किया जाना और क्या नहीं। यानी संतुलित समाचार के बारे में हमसे कह रहा है कि अगर कोई मीडिया चैनल, ठीक है, अगर कोई भी मीडिया चैनल या प्रिंट मीडिया अगर वो स्वतंत्र है, ठीक है, अगर वो स्वतंत्र है तो स्वतंत्र अगर वह है तभी वो जो है संतुलित समाचार हमें दे पा सकता है, यानी संतुलित समाचार हमें दे सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि वो जो है कोई भी समाचार जो है वो पेड न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और कहता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचारों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो है सभी को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19 यहाँ पे हमसे चर्चा कर रहा है और सभी को जो है यहाँ पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कहता है कि ऊपर पढ़ा संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो, ठीक है। और कह रहा है कि संचार माध्यमों द्वारा जो जानकारी में दी जाती है वो विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए मित्रों। यानी एक ठोस वो जानकारी होनी चाहिए, फेक वो न्यूज होनी नहीं चाहिए, और वो जो है तटस्थ होनी चाहिए। यानी किसी भी, यानी कोई राजनीतिक दल है या कोई व्यावसायिक, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, तो उनके द्वारा पेड न्यूज वो नहीं होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तटस्थ का मतलब सीधा सा आप ये समझ लीजिए मित्रों कि किसी के कहने पर वो न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है। अगर वो समाज में गठित हो रही है तो सीधा सीधा हमने उस समाज की जो न्यूज़ है तो उसको हमने दिखाया, यानी किसी के कहने पर, यानी खरीदी हुई वो न्यूज़ नहीं है, पैसा देकर उस न्यूज़ को हम नहीं दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से। और कहता है, क्या कहता है कि तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। फिर मित्रों हमसे कह भी रहा है कि संचार माध्यम की अगर अपन बात करें आज वर्तमान में तो आपको ये दिखाई देगा कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। पैसा लेकर के आजकल जो है पेड न्यूज़ का चलन बहुत चल रहा है, क्योंकि टीवी चैनल भी मित्रों, मैंने आपको पहले ही कहा कि कमाई का जरिया वो बन चुके हैं। लाखों में, लाखों तो क्या करोड़ों में उनकी कमाई होती है, ठीक है। एंकर्स की जो करोड़ों में सैलरी होती है। तो वही कह रहा है कि पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण है, यानी चैनलों पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार सेंसरशिप उन पर लगा देती है। तो आगे कहता है कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मित्रों देखो, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, सेंसरशिप वो है सरकार जो है उन पर लगा देती है। और आगे हमसे क्या कहता है कि भारत के इतिहास में, ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1955 से 77 तक आपातकाल का था। यानी वही सेंसरशिप की बात कर रहा हूँ कि वो छपाई नहीं कर सकते, ठीक है, और किसी भी प्रकार से वो अपने चैनल को चला नहीं सकते, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसी की हमसे कर रहा है चर्चा कि 1955 से लेकर 77 तक आपातकाल का जो समय था, 75 से लेकर 77 तक, तो उसमें जो सरकार ने सेंसरशिप लगा दिया था। और वो काल जो था मित्रों इंदिरा गांधी जी का काल था, ठीक है, और उन्होंने जो है आपातकाल भारत में लगाया। और देखो कहता है सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन यह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। क्या कह रहा है मित्रों कि ये कहता है कि समाचार पत्र जो है आज भी संतुलित हमें जानकारी नहीं देते, ठीक है, बल्कि उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर कहता है इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि संचार माध्यमों पर भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। यानी जितने भी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उन इंडस्ट्री का संचार के माध्यमों पर नियंत्रण है, ठीक है, उनके ऊपर जो है कंट्रोल है। और कंट्रोल के कारण जो है वे हमें संतुलित जानकारी नहीं दिखा पाते। और कहता है कि कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना उनके हित में होता है। यानी अगर किसी भी वस्तु का, ठीक है, या किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट दिखाना है तो वो प्रॉफिट दिखाएंगे, उसका लॉस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स क्या कहता है, आगे कहता है संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। यानी आज जो है जितने भी संचार के माध्यम हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मास मीडिया हो, ठीक है, सोशल मीडिया हो, तो सभी जो जितने भी संचार के माध्यम हैं मित्रों वो आज स्वतंत्र नहीं समझे जाते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और इसकी जो है हम आगे कहता है
इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी मुद्दा आ गया, ठीक है, अब जो है आप देख लीजिए कि चुनाव का अगर मुद्दा आएगा तो चुनाव में जो है बड़े बड़े चैनल के जो है वो 4-5 यानी बड़े बड़े यहाँ पे जो एंकर बैठ जाएगा, ठीक है, और यहाँ बड़े बड़े टेबल पर जो है 4-5 जने बैठ जाएंगे और वो जो है उसके ऊपर गहन मुद्दे पर उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग विश्लेषक आएगा, पत्रकार आएगा, ठीक है, और भी जो है बड़े बड़े संस्थानों के जो है जितने भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो आएंगे और उसके जो कोई भी गहन मुद्दा है, ठीक है, जितनी जो भी लेटेस्ट जो चर्चा में मुद्दा रहता है तो उसके ऊपर जो वो गहन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो है लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि क्या इस मुद्दे की मतलब कि उस मुद्दे का आखिर मतलब क्या है, ठीक है, उसका जो है लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। लोगों को वो आपस में जोड़ते हैं और उस मुद्दे को बड़ा बना देते हैं, ठीक है, जिससे जो है उनके ऊपर ज़्यादा व्यूज आते हैं और कमाई का वो जो जरिया की हमने बात की थी तो वो जो है वो उसके माध्यम से वो चलाते हैं। आगे देखो यहाँ पे कुछ हमें बात कर रहा है, देखो क्या कहता है, ये कहता है मित्रों हमसे कुछ कहना चाहेगा तो क्या, देखो कहता है टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। यानी हमारे साथ टीवी क्या करता है और टीवी के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो कहता है कि बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हम कैसे प्रभावित करता है, यह हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम में सास भी कभी बहुत ही, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। यानी मित्रों कह रहा है कि बहुत से जो है कार्यक्रम हम टीवी पे देखते हैं, चाहे कौन बनेगा करोड़पति हो और साथ साथ बिग बॉस हो, समाचार हो, कार्टून के चैनल हैं, ठीक है। तो इनको देखने के माध्यम से हम जो है समाचार पत्रों के माध्यम से हमारा जो है एक जो हमारे आसपास के क्षेत्र में हमारे समाज में नजरिया बदलता है, नजरिया हमारा बनता है। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है। यानी वही जो बीच बीच में हमारे जो है एडवर्टाइजमेंट भी हम देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, चाहे शैम्पू के हों, ठीक है, या हमारे जो है पाइपों के हों या क्रिकेट के हों या ठीक है किसी प्रकार के जो होते हैं, तो उसी के बारे में कहता है कि इसलिए केवल वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाया जाता। टीवी हमारे अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है और गरीबों के बारे में या दिखाता नहीं दिखाता। कह रहा है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो टीवी हमें दिखाता है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है और या गरीबों के बारे में, ठीक है, हमसे पूछता है और कहता है, क्या कहता है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बहुत मित्रों बहुत कितनी गहन यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर मित्रों आप चाहे तो टीवी से आप जो है अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं और अगर अच्छी तरह से सोचने समझने की आपने शक्ति कम है, संज्ञानात्मक बुद्धि का आपके अगर विकास कम हुआ है तो आप जो मित्रों गलत दिशा में भी जा सकते हैं उसको देख करके। और कह रहा है कि यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी यानी हम पर क्या प्रभाव पड़ता है टीवी का, यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, विश्वासों, हमारे रुख और मूल्य को कैसे बनाता है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से भी परे एक ऐसा संसार है जहाँ हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। यानी मित्रों ये कह रहा है कि टीवी सब कुछ नहीं है, टीवी के कार्यक्रम में सब कुछ नहीं है, टीवी से बाहर भी जो है बहुत ही एक हसीन दुनिया है, ठीक है। और उस हसीन दुनिया में बहुत से लोग हैं। आप अगर चाहें तो आप जैसे आपने देखा होगा कि अगर आजकल जो है बच्चे जो होते हैं वो आजकल वीडियो गेम ज़्यादा देखने लगते हैं, खेलते हैं। अगर बच्चों को हम सिखाएं कि आप जो है इस वीडियो गेम देखने से आपकी आंखें खराब होगी, ठीक है, आपका समय ज़्यादा जाएगा। अगर इसकी जगह आपको अगर गेम खेलना ही है, ठीक है, अगर आपको गेम देखना ही है तो आप जो है जो हम क्रिकेट अगर आप खेलना है तो आप जो है फील्ड में जाइए, क्रिकेट खेलिए, ठीक है, कबड्डी खेलिए, खो खो खेलिए। तो उनसे जो आपकी हेल्थ बनेगी, आपका जो स्टेमिना बना रहेगा, आपके शरीर में जो है किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि अगर आप चाहें तो इन संचार के माध्यमों से अपने जीवन को सफल भी कर सकते हैं और असफल भी बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स क्या कहता है कि मसौदा तय किया जाना।
ठीक है, यानी हमें कौन सी न्यूज़ दिखानी है तो उसके जो है रूपरेखा बनानी है, जो प्रारूप हमें बनाना है, तो उसके बारे में क्या कहता है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी कौन सी हमें घटना दिखानी है, ठीक है, तो उसमें जो है संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिखाए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इससे समाचारों में सम्मिलित करने की हो सकती है। यानी कह रहा है मित्रों कि अगर आपके विद्यालय में कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम की जो है न्यूज आवश्यक नहीं है कि आप उसको जो है समाचार पत्रों में दिखाया जाए, लेकिन अगर उसमें कोई अभिनेता हो, बड़ा कोई अफसर आ जाए या कोई नेता उसमें जो अगर शरीक हो जाए तो वो न्यूज़ जो है जरूर आपके जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दिखाई जाएगी। कहता है कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही प्राय ये कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा और एजेंडा तय करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है कि अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर बढ़ने के खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो हमारे पेप्सी, कोका कोला जो पेय जो पदार्थ हैं उनमें जो कीटनाशकों का में जो है स्तर ज़्यादा पाया गया, तो उसकी ओर जो जनता का न्यूज चैनलों ने जो है ध्यान आकर्षण किया, ठीक है, आकर्षित उनका ध्यान किया और जागरूक उन लोगों को किया है। आगे कहता है कि उन्होंने संचार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। यानी मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ कि संचार माध्यमों का अगर जो आप जीवन में सफल होना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सुख जीवन जीना चाहते हो, अगर आप सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन या आप जो है स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो संचार माध्यमों का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और अगर आप जिनको अगर अपने जीवन में असफल हो, ठीक है, अगर आप जो है गलत दिशा में जा रहे हो तो संचार माध्यमों का उसमें काफी बड़ा रोल भी हो सकता है। यही बात हमसे कह रहा है। और नेक्स्ट कहता है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि कई बार किसी के साथ गलत होता है तो ऐसी घटनाओं को जो है कई न्यूज चैनल जो है उनका जो है यानी उसका रिकॉर्ड नहीं करते और उसको जो है न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाते, यानी चाहे वो पेड न्यूज़ के माध्यम से हो या फिर जो है मित्रों किसी के दबाव में होने के कारण भी हमें जो उसको नहीं दिखाया जाता। और कहता है कि उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। किसी ने इस पर जरा से ध्यान नहीं दिया। मित्रों कह रहा है कि एक फैशन डिजाइनर थी, उसने फैशन वीक लगाया और जो है बड़े बड़े वस्त्र उसने जो है वहां पे, ठीक है, सेल किया और उसके माध्यम से जो उसने बड़े बड़े जो जितने भी पत्रिकाएं हैं उस पर जो है मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान पाया। लेकिन उसी समय मुंबई में झोपड़पट्टियों को गिराया, लेकिन उसका जो है किसी भी चैनल ने जो है वहाँ पे जो है कवर अप नहीं किया। और ठीक है, और आगे देखो वही बात कह रहा है कि संचार माध्यमों ने फैशन शो में बहुत लोकप्रिय हुए। संचार माध्यमों में फैशन शो जो है मित्रों लोकप्रिय हुए हैं, ठीक है। और आगे क्या कहता है हमसे, आगे हम चर्चा कर रहे हैं स्थानीय संचार माध्यम के बारे में। क्या कहता है, ये जान कर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों पर रुचि नहीं देंगे जिनका साधारण लोगों और उनके जीवन से है संबंध, ठीक है, यानी साधारण लोगों से जिनका संबंध है तो उन चीज़ों से, उन न्यूज़ पर संचार माध्यम जो ज़्यादा रुचि नहीं लेते, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज और उर्वरक के प्रयोग के बारे में परामर्श भी देते हैं। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो उन गरीबों को ही फिल्म बनाने के कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। यानी मित्रों वही बात कि आज जो है आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के चैनल हैं, चाहे यूट्यूब चैनलों की हम चर्चा कर लें या जितने भी हमारे
और भी फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो उसके माध्यम से भी आज जो है हम संचार के माध्यम लोगों ने बनाए हैं, वीडियो आप जो है हम बनाते हैं, ठीक है। और आगे क्या कहता है देखो मित्रों, कहता है कि दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट आती है। मित्रों कह रहा है कि एक समाचार पत्र है खबर लहरिया, ठीक है, और वो समाचार पत्र क्या है कि यूपी में 8 दलित महिलाएं उसको निकालती है, ठीक है, 8 दलित महिलाएं उस समाचार पत्र को निकालती है और ये कहता है कि उसके माध्यम से जो है आसपास क्षेत्र में किसके प्रति कौन सी जो है हिंसा हो रही है, यानी महिलाओं के प्रति अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है, दलितों से कोई जो है बदसलूकी कर रहा है, तो उस सभी के बारे में उस समाचार पत्र लहरिया में रिपोर्ट आती है। कहता है कि समाचार पत्र के पाठक कौन है, किसान हैं, दुकानदार हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, ठीक है, स्कूल के शिक्षक हैं, महिलाएं, वे महिलाएं जिन्होंने हाल ही में पढ़ा लिखना और सीखा है, ठीक है। और आगे देखो हमसे क्या कहता है मित्रों, आगे हमसे कह रहा है कि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार मैंने आपसे चर्चा कर ली है इसकी कि संचार के माध्यम हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और किस पर, और इस तरह वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। वही बात कि सेंसरशिप की यहाँ पे चर्चा कर रहा है और हमसे कह रहा है कि अगर सरकार चाहे तो कोई समाचार पत्र को यानी किसी भी चैनल को कोई संचार या समाचार छापने से रोक सकती है। इसको सेंसरशिप कहते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में देखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती। कह रहा है कि वही बात मित्रों हमने अभी चर्चा की थी कि संतुलित जो है हमें समाचार मिलना चाहिए, ठीक है, संतुलित न्यूज हमें मिलनी चाहिए। और ये कह रहा है कि जो है कई बार हम देखते हैं कि जानकारी पूर्ण नहीं होती, ठीक है, एक पक्षीय होती है, उसका एक ही पक्ष देखा जाता है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिया गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया। यानी किसी भी समाचार पत्र का जो है प्रोज क्या है, ठीक है, उसका कौन्स क्या है, यानी लाभ और उसकी हानि क्या है, सभी पक्षों को जो है हमें उसका जो है जानकारी हमें उसकी निकालनी चाहिए। और सामाजिक विज्ञापन देखो यहाँ पे जो है एक एडवर्टाइजमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है, यानी ये विज्ञापन है। और क्या कहा जा रहा है कि रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है। ये विज्ञापन है कि आप जो है अगर रेलवे फाटक बंद है तो आप रुकिए, ठीक है, ट्रेन आने का इंतजार करिए, फिर ट्रेन निकल जाए उसके बाद आप जो क्रॉस करिए, ठीक है, और वहाँ पे ठहरिए। तो वही बात यहाँ पे विज्ञापन के माध्यम से हमको जो है समझाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आज का जो चैप्टर हमारा था लेसन नंबर 6, ठीक है, संचार माध्यमों के बारे में आज हमने जो है मित्रों डिटेल से समझा है, ठीक है। आई होप कि आपको जो वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो मित्रों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों मेरी वीडियो को आपको शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मित्रों जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन जो है उस पर बटन आपको जो दबाना है ऑल के बटन पर, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और मित्रों जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेज हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी भारत की राज व्यवस्था की, तो वो जो है मेरी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। इसके अलावा बहुत से लेक्चर्स जो है करीब 100 से ऊपर लेक्चर्स के अपलोड हो चुके हैं। तो जरूर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी कंप्लीट भारत की राज व्यवस्था हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, नए लेसन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।